जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, आज एक अपन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता को प्राप्ति हेतु क्या क्या करना पड़ता है और भारतीय नागरिकता संबंधित कौन से अधिनियम है, भारतीय नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि भारतीय नागरिकता में कब कब संशोधन हुआ है। पूरा डिटेल्स क्लास है, इसमें एक एक चीज आपको आसान भाषा में समझने को मिलेगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन है। कौन से जो भाग 22 भाग है उसके संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बातें लिखी हुई है और कौन कौन से अनुच्छेद इसमें सम्मिलित किए गए। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका पूरा वर्णन है। इसके अलावा ये अधिनियम एक अधिनियम लाया गया था जो इसको क्या कहते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा इसको लागू किया गया था और फिर बीच में जरूरत के हिसाब से संशोधन होते गए हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता अर्जन की कुछ शर्तें और कंडीशन रखी गई है। ठीक है, वो कौन कौन सी शर्तें हैं और किस तरह से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता को माय डियर फ्रेंड्स 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। वो 5 तरीके ये है कि जन्म के आधार पर, वंशानुधिकार के आधार पर और पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जन के द्वारा। ये 5 कारणों को अपन यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त, तो जन्म के द्वारा किस तरह नागरिकता प्राप्त होती है, तो इसमें बीच बीच में पर संशोधन भी हुआ। एक एक चीज को समझिए, देखिए। जन्म के द्वारा नागरिकता ये एक तरह से उस समय के लिए इतना पता नहीं था, लेकिन जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्ति में बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हुआ है। जैसे ये दुरुपयोग भारत सरकार को समझ में आया तो बाद में फिर इसको 1987 में संशोधन भी कर दिया था। तो जन्म के आधार पर क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को जैसे ही अपना संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है। क्या अर्थ हो गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद मतलब जब संविधान लागू हुआ उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 यहाँ क्योंकि इसके बाद संशोधन किया गया था, तो उससे पहले जो भी कोई भारत में जन्मा वो उसको कुछ करना नहीं पड़ा और वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या हुई, इसके बाद में क्या हुआ कि 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि 1 जुलाई 1987 को जब संशोधन किया तो उसके बाद में क्या कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसके जन्म के समय उसका कोई अभिभावक भारत का नागरिक था, यानी कि वो कहीं भी जन्मा हो लेकिन उसका अभिभावक अगर भारत का नागरिक है तो उसको भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फिर एक और संशोधन हुआ कि 7 जनवरी 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ वह कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हो अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी न हो तो वह नागरिक भारतीय विदेशी नागरिक हो सकता है। क्या मतलब हो रहा है इन लाइनों का? कहने का मतलब है ये है कि 7 जनवरी 2004 के बाद में क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जो माता पिता है वे भारत के नागरिक हो अथवा यदि एक अभिभावक भारतीय हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय गैर कानूनी अप्रवासी ना हो तो वह नागरिक भारतीय या विदेशी हो सकता है। यानी कि 7 जनवरी 2004 के बाद में मतलब बच्चे के माता पिता दोनों भारत के हो, भारतीय मूल के हो तो उसको क्या नाम है, भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे तो ये तो होगा जन्म के आधार पर, पूरी कंडीशन को अपन ने समझ लिया। ठीक है, इसके आधार पर वंश के द्वारा नागरिकता। ठीक है, तो वंश के द्वारा नागरिकता किस तरह हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति वंश के द्वारा भारत के नागरिक है। तो पहले क्या हुआ था जब 26 जनवरी 1950 में कि उसमें क्या हुआ था कि वंश के आधार पर
भारत की नागरिकता उनको मिल गई थी। क्या है कि जैसे मान लो कोई मतलब जैसे कि उस समय आज़ादी के लिए लड़ाई लिए तो बहुत से लोग भारत के विदेशों में भी रह रहे थे, तो उस कंडीशन में क्या है कि उनके बच्चे वहां पर रह रहे थे, तो उस स्थिति में उनको, क्योंकि वो भारतीय वंश के थे, तो उन बच्चों को भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन फिर एक संशोधन किया गया, कब किया गया? 10 दिसंबर 1992 से तो इसको संशोधन किया, और यदि उनके जन्म के समय उनके पिता भारत के नागरिक थे और यदि उनके माता या पिता में से कोई भी भारतीय मूल का नागरिक था तो उस बच्चे को नागरिकता दी जाती थी भारतीय, जो मैं अभी पूर्व में बता चुका हूँ। अब इसके बाद 10 दिसंबर को क्या संशोधन किया कि 10 दिसंबर 1992 को ये उसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय कोई भी अभिभावक भारत का नागरिक था। क्या है कि 10 दिसंबर के बाद फिर उन्होंने क्या किया, 10 दिसंबर 1992 के बाद क्या किया कि भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक। क्या कह रहा है कि मतलब अगर वो कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ और वो व्यक्ति मतलब क्या नाम है, भारत में पैदा हुआ, कोई विदेशी अगर घूमने आए और उस समय भी क्या नाम है वो उसके अभिभावक, एक अभिभावक जो क्या भारत का है और वो भारत में पैदा हुआ है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन फिर और आगे इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया? 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? यदि जन्म के बाद 1 साल की अवधि के भीतर उनके जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत न किया गया हो तो कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार की अनुमति के द्वारा 1 साल की अवधि के बाद पंजीकरण किया जा सकता है। कुछ कंडीशन में ही 1 साल के बाद पंजीकरण किया जाता है। यानी अगर कोई भारतीय मूल के व्यक्ति का या भारतीय व्यक्ति का भी अगर विदेश में बच्चे का जन्म हुआ और अगर उसको भारत सरकार को सूचना नहीं दी है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है। एक भारतीय वाणिज्य दूतावास में अवयस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए आवेदन देने के साथ अभिभावकों को लिखित में उपक्रम को ये बताना होता है कि इस बच्चे के पास किसी और देश की पासपोर्ट नहीं है। साथ में ये भी सूचना पड़ती है कि जो बच्चा है इसका और अन्य किसी देश का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें स्पष्ट करना पड़ती है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ और ये सारी चीज नोट्स के रूप में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां जाकर इनको और भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ मैं आपको समझाते हुए पढ़ा भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैं इनको आपको टाइप करके सीधा उपलब्ध करा रहा हूँ, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति ये है कि मतलब मेरे पास साधन कम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नोट्स भी आपको मिल जाए और साथ में समझ में भी आ जाए, इसलिए मैं पूरा टाइप करा के आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर तीसरा जो है तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, इसको देखिए क्या है। केंद्र सरकार ने आवेदन किए जाने पर नागरिकता, यानी कि जो कोई भी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पंजीकरण करके भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, क्या कह रहे हैं? केंद्रीय सरकार द्वारा आवेदन किए जाने पर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत किसी व्यक्ति एवं गैर कानूनी अप्रवासी न होने पर भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत कर सकती है। यानी कि वो पंजीकरण के लिए जब रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो क्या है, किसी भी गैर कानूनी या अप्रवासी तरीके से भारत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पहले तो उसको ये फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, और यदि वह निम्न में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है तो भारतीय मूल को एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए भारत का निवासी हो। यानी पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त की जाती है वो जो सारी जो कंडीशन है वो यहाँ पर मैं अब देखो। पहली कंडीशन है कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए भारत का निवासी हो। यानी कि वो जो आवेदन कर रहा एक तो भारतीय मूल का हो और को कम से कम 7 साल के लिए भारत का निवासी रहा हो। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, आगे भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में साधारण निवासी हो। यानी कि वो भारतीय मूल का व्यक्ति हो लेकिन किसी कारणवश जब देश विभाजित नहीं होता उस समय वह किसी भी कारण से दूसरे देश पे जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान में निवास रहा हो तो उस कंडीशन में उसको उसका पंजीकरण स्वीकार किया जा सकता है। एक व्यक्ति जिसने भारत के एक नागरिक से विवाह किया और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए भारत का साधारण निवासी हो, उस कंडीशन में मिल जाएगा कि उसने क्या कि भारत के किसी भी व्यक्ति या तो किसी लड़की ने पति से शादी कर ली और किसी यहाँ के मतलब भारतीय महिला से शादी कर ली वैसे ने, और साथ साथ में वो
7 साल के लिए भारत में रहा भी तो उसके पंजीकरण स्वीकार किया सकता है। और उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे, मतलब अभी बच्चे 22 के नहीं हुए, छोटे बच्चे भारत के नागरिक है, तो उन व्यक्तियों के बच्चे भारत के नागरिक मान्यता मिल जाएगी। पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति जिसके माता पिता 7 साल से भारत में रहने के कारण भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत है ना। और पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति या उसका कोई एक अभिभावक पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले 1 साल से वह भारत में रह रहा है। अब पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त एक व्यक्ति जो 7 सालों के लिए भारत के एक विदेशी नागरिक रूप में पंजीकृत है और पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पहले ये 7 साल में भारत में रह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अगर वो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करा रहा है तो। ठीक है, अब इसके अलावा चौथा जो कारण है तो देशीकरण के द्वारा। देशीकरण से मतलब क्या है कि देशीकरण आप समझ रहे हो, जो हमारा देश का माहौल है, देश का जो वातावरण है, देश की जो कलाकृति है, देश की जो संस्कृति है, इस माहौल में ढले। देशीकरण में अगर एक और बात जोड़ी जाए, जो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से उसको कोई एक भाषा अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदी, मैताली, संताली, ठीक है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, इन सब भाषाओं में से किसी, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं में से कोई एक भाषा उसको अच्छी तरीके आना चाहिए। और इसके अलावा उसका विज्ञान या कला में एक महत्वपूर्ण वो रुचि रखता। तो उस तरह से जो भारतीय संस्कृति है उसका जो देशीकरण अगर उसके अंतर्गत है तो उसके माध्यम से उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है कि उसको क्या है कि कम से कम 12 साल तक वो उसको भारत में बिताना पड़ेगा। और ये जो मैं अभी पूरे में बताई इन सारी योग्यताओं को उसके पास रखना होगा। यानी जो 22 ऑफिशियल भाषा है उनमें से किसी एक भाषा में उसको परंपरा बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए और इसके अलावा कला विज्ञान में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत से विदेशी कलाकार भारत की नागरिकता लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनको भारतीय नागरिकता भी मिल गई, तो उसको कहते हैं देशीकरण के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। और 5वां जो कारण है किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, यानी कि किसी भी भूभाग को, यानी जैसे कि सिक्किम का उदाहरण ले लीजिए, 1975 से पहले वो भारत का भाग नहीं था, लेकिन 1975 के बाद सिक्किम भारत का हिस्सा है, यानी जो वो भूभाग है भारत में मिला लिया गया। तो उस भूभाग को जो भूभाग को मिलाया गया तो वहां पर रहने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब 5 कारण भारतीय नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, अब इसके बाद में बताते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे बीच बीच में। क्या है कि देखो, उस समय जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार इस नागरिकता के संबंधित बातें की गई थी और उस समय की जरूरत के हिसाब से इस अधिनियम बना दिया गया था। लेकिन बीच बीच में फिर उसमें क्या सुधार किया गया, जैसे कि आपने देखा ही है कि भाई पहले पंचायत जन्म के आधार पर बना दिया था, तो कोई भी भारत में जन्मा और वो भारत का नागरिक हो गया। विदेशी लोग भी घूमने आ रहे हैं और वो घूमते समय ही क्या नाम है प्रेग्नेंट थी, यहीं पर डिलीवरी हो गई, भारतीय नागरिकता मिल गई। तो इस तरह क्या नाम है फिर बाद में उसमें संशोधन किया गया कि भाई कोई एक को भारत का माता या पिता में से किसी एक को भारतीय का होना चाहिए, तब उसको नागरिकता मिलेगी। तो उसमें भी ये कंडीशन होती है कि भाई वो विदेश से घूमने आए, किसी भारत वाले से शादी कर ली और फिर दिल्ली को उसको नागरिकता मिल गई। लेकिन फिर बाद में इसको संशोधन किया कि माता पिता दोनों ही भारतीय मूल के होना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे सुधार होता चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब जो इसमें महत्वपूर्ण जो संशोधन है इसको अपन वन लाइनर की तरफ से देख लेते हैं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सब लिखा हुआ मिला है, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वर्ष 1986 का पहला संशोधन हुआ था। देखो 1955 में, देखो दिसंबर 1955 में क्या है कि नागरिकता अधिनियम बना दिया गया था। इसके बाद में फिर इसमें कितना 1986 में इसकी संशोधन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उस समय तो जन्म के आधार पर ही मिल रहा था, तो फिर वो एक गदासी हो गई थी। ठीक है, फिर 1986 में क्या संशोधन किया, तो संवैधानिक प्रावधान और मूल नागरिकता अधिनियम के विपरीत, जिसने भारत में पैदा हुए सभी लोगों को जूस सोल के सिद्धांत पर नागरिकता प्रदान की थी। अब ये जूस सोल के क्या है भाई, जूस सोल से मतलब क्या है कि भाई क्षेत्र के भीतर। ठीक है, ये जूस सोल में आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जूस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक मिल गया, लेकिन
फिर क्या हुआ, वर्ष 1986 को संशोधन कम समावेशी था ना। तो 1986 का जो संशोधन था वो कम समावेशी था, क्योंकि इसके धारा 3 के तहत इस शर्त को जोड़ा गया था कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होते हुए भारतीय नागरिक होंगे। यानी क्या है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1987 से पहले जो पैदा हुए थे वो भारतीय नागरिक होगा। ये मैं पिछले प्रश्न में भी बता दिया था। तो क्या हुआ कि 1986 में संशोधन किया गया और ये 1 जुलाई 1987 के बाद में फिर एक्टिवेट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट हो गया। तो क्या हुआ, 1 जुलाई 1987 के बाद 1 जुलाई 1987 के बाद में क्या हुआ फिर, है ना। और फिर 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्म लेने वाले, यानी कि फिर जो दूसरा संशोधन कब हुआ कि 4 दिसंबर 2003, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर बात कर रहा हूँ, या फिर कोई वंशानुक्रम के आधार पर जो संशोधन हुआ उसको अलग से बताएंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई 1987 के बाद में जो पैदा हुए और कब तक, 4 दिसंबर 2003 से पहले। ठीक है, तो इस बीच के जो है, तो पहले जन्म लेने वालों को भारत में अपने जन्म के अलावा नागरिकता तभी मिल जाती है जब जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, जो कि मैं पूर्व में आपको बता दिया था। क्या हुआ कि 1 जुलाई 1987 के बाद में क्या हुआ और 4 दिसंबर 2003 से पहले तक क्या हुआ कि अगर कोई भी एक भारतीय माता पिता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन बाद में फिर और संशोधन हुआ। देखिए, फिर वर्ष 2003 का संशोधन बांग्लादेश से घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, देखो माता पिता, अब बांग्लादेश के लोग के पड़ोसी है, उन्होंने घुसपैठ करना शुरू कर दिया। यानी कि माता पिता में से उनका कोई भी भारतीय नागरिक है, भारत के आकर वो शादी कर लेंगे और फिर यहाँ पर बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, 8 10 10 तो, और फिर उनको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो इस एक तरह से गदर मच गई थी। फिर क्या हुआ, अब फिर उन्होंने 4 दिसंबर 2004 या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए एक अलग कानून बनाया। अपने स्वयं के जन्म के तथ्य के अलावा माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होना चाहिए। फिर क्या कानून बनाया कि दोनों ही भारतीय नागरिक होंगे या माता पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अगर वो क्या नाम है, दोनों ही या तो कि भारत के नागरिक होना चाहिए और इसके अलावा अगर दूसरा प्रवासी है तो उसको बेकायदा भारत की नागरिकता ले रखी है, तभी उसको उसके बच्चों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। बहुत से लोग अप्रवासी तरह गलत तरीके से भी, जैसे बांग्लादेश वगैरह पड़ोसी देशों के लोग हैं, तो वो घुसपैठ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। तो इन प्रतिबंधात्मक संशोधन के साथ भारत फिर क्या है, जो जूस सोली थी ना, उसको खत्म करके फिर क्या हुआ, एक नई फिरता आई है जिसको बोले जूस सैंग्यूनियस। ये क्या है कि रक्त संकट, ये मतलब क्या, पहले तो क्षेत्रीय आधार पर लोगों को नागरिकता मिल जाती, फिर क्या है कि ना एक प्रतिबंध लगाया और क्या बोले जूस सैंग्यूनियस, यानी जूस सैंग्यूनियस रक्त संबंध के संकीर्ण सिद्धांत की और लगभग बढ़ गया। फिर रक्त से संबंधित ही नागरिकता मिल गई है। तो ये चीज बताता है कि अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता दावा नहीं कर सकता, भले भी 7 साल से भारत का निवासी हो। अब क्या है कि इसमें फिर और ये तो देखो 2004 की बात है, फिर एक 2015 में एक संशोधन किया गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने पहले मूल अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक है, जिसको OCI से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको OCI, PI और NRI ये चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी। आप यहाँ भी अभी इस क्लास के हिसाब से समझ लीजिए। आगे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, यानी इंडियन सिटीजन का पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं NRI, OCI और PI को बड़े आसान शब्दों से समझाऊंगा। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं, OCI से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया। इसने भारतीय मूल के व्यक्ति के PI कार्ड, यानी कि अब इसमें जो भारतीय मूल के व्यक्ति है उनका क्या है, कार्ड बना दिए। ठीक है, तो इसके बाद में फिर एक OCI कार्ड भी बनाया। ठीक है, और OCI कार्ड को क्या बोला, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामे की नई योजना शुरू की है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और उनके लिए क्या PI कार्ड बना दिया। ठीक है, और एक OCI कार्ड बनाया जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक एक नई योजना शुरू की है। तो इन चीजों को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, यहाँ पर अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फिर एक और वर्ष 2019 का संशोधन जो कि काफी विवादित रहा है, ठीक है, और काफी चर्चा में रहा। तो वर्ष 2019 का संशोधन
में 6 समुदाय के सदस्यों को अनुमति देने का प्रस्ताव किया। कितने सदस्यों को? 6 सदस्यों को। कौन कौन से हैं वो? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो हिंदू, जो क्या पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक जाति के जो लोग हैं वहां पे जो रह रहे हैं, तो उसमें क्या हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं तो वे भारत में रहना जारी रख सकते हैं। क्या मतलब है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर वो भारत में प्रवेश किया उन्होंने, तो वे भारत में रहना जारी रख सकते हैं और आगे चलकर उनको भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, ये नागरिकता की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी। जो पहले की वो उनको क्या बोला जाता था, 11 वर्ष तक वो भारत में रहे, और उसको घटाकर अब कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो जो अधिसूचना ने इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी है। असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध भी किया था। देखो काफी विरोध हुआ था, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासी को नागरिकता प्रदान कर सकता है। बिल का औचित्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक है और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत भागा है, लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है, इसलिए उनके बारे में ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके जो इसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, तो भारतीय इंडियन नागरिकता जो कि भाग 2 में वर्णित है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इनका वर्णन है। अब वो उन अनुच्छेद को देखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ट्रेंड करते हैं कि भारतीय नागरिकता किन अनुच्छेद के दायरे में आती है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक इसके दायरे में आती है। और कौन से भाग में आती है? 2 भाग में आती है। भाग 2 में भारतीय अधिनियम कब बना था? तो भारतीय अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट। भारतीय नागरिकता के अनुच्छेद नंबर 1। ठीक है, संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 के ही देखते हैं, 5 से 11 तक एक एक अनुच्छेद को देखेंगे कौन कौन सा अनुच्छेद क्या क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ये लेख संविधान के प्रारंभ में यानी 26 जनवरी लागू के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है। इसके तहत उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती है जिनका भारतीय क्षेत्र में अधिवास है। यानी कि ये उस समय के लिए अनुच्छेद 5 जो है, तो 26 जनवरी 1950 के लोगों को नागरिकता के बारे में ही बात करता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में कौन पैदा हुआ था या जिनके माता पिता कोई एक भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ था, जो संविधान लागू होने से ठीक पहले से कम 5 साल तक भारत का निवासी रहा हो। यानी 26 जनवरी 1950 से पहले अगर 5 साल से पहले भारत का निवासी हो तो उस समय भी उसको भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। ये सब चीजें हैं तो अनुच्छेद 5 में आती है। ठीक है, इतना ही है। अनुच्छेद 6 ज्यादा कुछ खास नहीं कहता है, बस ये कहता है कि कुछ व्यक्तियों को नागरिकता जो पाकिस्तान से पलायन कर रहे हैं, जो मतलब अनुच्छेद ये 6 कहता है कि कुछ व्यक्ति जो नागरिकता के लिए पाकिस्तान से पलायन कर गए हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से पलायन कर गया वह संविधान में लागू होने के समय भारत का नागरिक होगा। यानी कि कोई व्यक्ति उस समय जब विभाजन हुआ उस समय वो वहां से नहीं आया, लेकिन बाद में भारत आ गया तो उसको भारत की नागरिकता मिल गई। ये अनुच्छेद 6 में कहा गया। और भाई उसके माता पिता या उसके किसी दादा दादी का जन्म भारत में हुआ तो जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया, तथा यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका तो अपने प्रवास के बाद भारत से सामान्य रूप से निवासी होगा। देखो इसमें भी एक और कंडीशन अप्लाई कर दी थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका था। क्या कि पहले तो एक समय जब बंटवारा हुआ तो सभी लोग आ गए थे, जो आ गए तो जो उसी का था, लेकिन क्या है कि बाद में फिर कुछ पाकिस्तान में रह गए तो उन लोगों ने सोचा कि भाई हमको यहाँ ठीक नहीं है, हम भारत चलते हैं। तो एक समय तक तो क्या उनको वैसे ही आने दिया, लेकिन इसके बाद फिर क्या है उन्होंने क्या किया कि 19 जुलाई 1948 से पहले तक तो वैसे ही आ रहे थे, लेकिन फिर क्या किया कि 19 जुलाई 1948 के बाद वो प्रवासित हो गए, एक रूल बना दिया, उसे भारत के नागरिकों में भारत के डोमिनिशियन की सरकार द्वारा उसके द्वारा किए गए आवेदन पर संविधान नियुक्ति एक अधिकार द्वारा पंजीकृत किया गया। यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद में क्या किया गया कि वो भारतीय जो मंत्रालय गृह मंत्रालय उसमें आवेदन करे और उसको डोमिनिशियन को साबित करे। इसके बाद फिर उसको 6 महीने इंतजार करे और इसके बाद फिर उसको आने दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, कम से कम 6 महीने भारत के लिए निवासी ना हो, वो पहले आवेदन करे और 6 महीने तक फिर इंतजार करे, इसके बाद फिर उसको आने दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता
ठीक है। जो अब वो बात यही है कि वो पहले पाकिस्तान के आ रहे थे, भारत के जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासी को नागरिकता, ये लेख उन लोगों के अधिकारों से संबंधित जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए थे। ठीक है। ये उन लोगों के लिए था अनुच्छेद 7 की भाई 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वो भारत लौटना चाहते थे। ठीक है। अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति को नागरिकता या लेख, रोजगार, विवाह और शिक्षा के प्रयोजन के लिए बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अधिकारों से सम्मिलित रहता है। ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीजें से है? रोजगार, विवाह, शिक्षा के प्रयोजन और भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों से सम्मिलित है। किसमें? अनुच्छेद 8 में। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता, अपनी इच्छा से किसी और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारतीय नागरिक नहीं होंगे, ये अनुच्छेद 9 कहता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वे नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। ठीक है। क्या कहता है अनुच्छेद 10? ये कहता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में कोई प्रावधान करने का अधिकार है। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज सारे 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अब भारतीय नागरिकता को समाप्ति कैसे की जाती है। ठीक है। तो भारतीय नागरिकता के 3 कारणों से समाप्ति की जा सकती है। ठीक है। वो 3 कारण देख सकते हैं। एक तो त्याग, यदि भारत का कोई नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक भी है और निर्धारित तरीके से एक घोषणा के माध्यम से अपनी भारतीय नागरिकता त्याग करता है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता ले रखा है या वह भारत का ही नागरिक और अपनी स्वेच्छा से बोल रहा है कि मैं भारतीय नागरिक को त्याग रहा हूँ एक प्रोसेस के बाद, तो वो त्याग के माध्यम से त्याग पत्र देकर त्याग सकता है। और फिर क्या होगा? जब कोई पुरुष भारत का नागरिक नहीं रह जाता तो उसका प्रत्येक अवयस्क बच्चा भी, जो बच्चा यानी 22 का नहीं हुआ यानी 18 साल से छोटा है, वह भी भारत का नागरिक नहीं रह जाता। हालांकि ऐसा बच्चा पूर्ण आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता फिर से शुरू करने या अपने इरादे की घोषणा करके भारतीय नागरिक बन सकता। हालांकि ऐसा है कि ऐसा नहीं कि उस बच्चे को भारतीय नागरिकता पूरी तरह समाप्त कर दी, अगर वो फिर से आवेदन करेगा और जब वो 22 होगा तो उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा समाप्ति, ठीक है, किसी एक तो है त्याग की प्रक्रिया, दूसरी है समाप्ति। समाप्ति के लिए यदि कोई नागरिक जानबूझकर स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता अपनाता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना रहा है तो वो उसको भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। और भारतीय सरकार कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित भी कर सकती है। जो भारत सरकार है, भारत सरकार में वो क्या है कि किसी व्यक्ति के जो अगर संदिग्ध है तो भारत सरकार भी उस पे जो वो भारत में रहने वाले गुणों को अगर फुलफिल नहीं कर रहा था उसकी नागरिकता समाप्त भी कर दी जा सकती है। ये केवल उन नागरिकों मामलों में लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण या देशीकरण या केवल अनुच्छेद 5 खंड सी द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, जो भारत में एक अधिवासी के लिए शुरुआत में नागरिकता और जो आमतौर पर भारत का निवासी रहा, संविधान के प्रारंभ ठीक पहले 5 वर्ष से कम है। ठीक है फ्रेंड्स। और अभाव, तीसरा कारण है अभाव। तो भारत सरकार कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, लेकिन ये सभी नागरिकों के लिए लागू नहीं है। अगर वो क्या है कि भारत में रहने योग्य नहीं है या गलत तरीके से घुसपैठ तरीके से भारत में आया और वो पंजीकरण करके भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स या उसके जो वो अप्लाई कर रहा अगर उसमें उसकी चीजों में अभाव रहा तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को लागू नहीं रहेंगी, उसको समाप्त कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। ये इन उपयुक्त कारणों से भारत सरकार उसको उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ और कुछ भी पॉइंट है देखो, उन नागरिकों के मामले लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण या देशी केवल अनुच्छेद 5 खंड सी द्वारा नागरिकता प्राप्त की थी, जो भारत में एक अधिवासी के लिए शुरुआत में नागरिकता है और जो आमतौर पर भारत के निवासी रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक समाप्त हो गया। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और मुझे कमेंट जरूर करना। माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है तो खराब बोल सकते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो
लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक बार फिर से पुण्य थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, आज अपन ने पढ़ा है कि भारतीय नागरिकता के बारे में। ठीक है, भारतीय नागरिकता को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है। तो 26 जुलाई 1950 में जब जैसे ही अपना देश लागू हुआ था, तो उसके आधार पर एक आगे चल के भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। इसके बाद फिर जो नागरिकता है 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूमि अर्जन के द्वारा। ठीक है, जन्म के आधार पर क्या है, 26 जनवरी 1950 के बाद से लेकर 1987 तक जो पैदा हुए, तो जन्म के आधार पर वो चाहे वो कहीं से भी हो, अगर भारत में उसने जन्म लिया तो वो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बाद में हालांकि उसको संशोधन कर दिया गया। ठीक है, उसमें से उसके माता पिता में से किसी एक को भारतीय होना चाहिए। फिर 2004 में ये और संशोधन कर दिया कि उसके माता पिता दोनों भारतीय होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस से हुआ है। इसके बाद वंशानुधिकार द्वारा, ठीक है, वंशानुधिकार जो वंशानुधिकार अभी मैं बता दिया, वो उसके किसी बच्चे के माता पिता में से ऐसे मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो भारत के और विदेश में उनके बच्चे हो रहे, तो उसके आधार पर उनको नागरिकता मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद में पंजीकरण के द्वारा कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो पंजीकरण कराएगा। ठीक है, और पंजीकरण कराने के लिए वो पूरी कंडीशन फुलफिल करता हो, और वो भारत सरकार के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको नागरिकता देना है कि नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा देशीकरण कोई व्यक्ति भारत में आ रहा, कोई कलाकार है, कला संस्कृति विज्ञान में विशेष रुचि रखता है, इसके अलावा उसको भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको देशीकरण के द्वारा और भूमि अर्जन के द्वारा, अगर किसी भारत देश के आसपास पड़ोसी देश के अगर किसी भूमि को भारत ने अर्जित कर लिया, जैसे कि सिक्किम एक इसका उदाहरण है, तो वहां के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नागरिकता से संबंधित भाग 2 में वर्णित किया गया, और इसमें क्या नाम है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई, और इसको 3 कारणों से समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से, त्याग के द्वारा, ठीक है, और खुद के त्याग के द्वारा, और निष्कासित द्वारा, और जो उसके गुण है, मतलब जो फुलफिल कंडीशन है, उसके अभाव में भारत सरकार उसकी भारत की नागरिकता उपत्या सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस आज के टॉपिक को अपन ने बड़े ही समझते हुए अध्ययन कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।